एग्जाम में साइंस और टेक्नोलॉजी तथा एनवायरनमेंट के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम इस वीडियो में टू दी पॉइंट देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ट्राइसोमी 13 से ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है? ट्राइसोमी का मतलब होता है एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाना। ठीक है, तो अपन से सीधा एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि ट्राइसोमी 13 से कौन सा रोग होता है, ट्राइसोमी 18 से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो अपन को सीधा ऐसे याद करना है कि ट्राइसोमी 13 से ना कौन सा रोग होता है, वो है पटौ सिंड्रोम। ठीक है, ट्राइसोमी 18 से कौन सा होता है, वो है एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, और ट्राइसोमी 21 से कौन सा रोग होता है, वो डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम वाला क्वेश्चन तो आरएस प्री के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी, पिछली बार भी था, उससे पिछली बार भी था। ठीक है, तो ट्राइसोमी 13 से कौन सा रोग होता है, वो है पटौ सिंड्रोम। ठीक है, तो ट्राइसोमी 18 से कौन सा रोग होता है, वो है एडवर्ड सिंड्रोम। और ट्राइसोमी 21 से कौन सा होता है, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अगर बच्चे को समझाना होता है तो 13 साल की उम्र तक होता है, तब तक उसको पीट करके भी समझा सकते हैं, तो पटौ सिंड्रोम। ठीक है, 18 साल की उम्र में आता है तब उसे वर्ड से समझाते हैं, वर्ड से मतलब बातचीत से समझाते हैं। ठीक है, फिर 21 साल की उम्र में आ जाता है तो फिर क्या करते हैं, उसे दूल्हा बना देते हैं, तो वो जो उसकी पत्नी आएगी वो अपने आप उसे समझाती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। तो ट्राइसोमी 13 से कौन सा रोग होता है, वो है पटौ सिंड्रोम। ठीक है, तो ट्राइसोमी 13 से कौन सा है, पटौ सिंड्रोम। ट्राइसोमी 18 से एडवर्ड सिंड्रोम और ट्राइसोमी 21 से डाउन सिंड्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, आगे शुरू करते हैं कि एक कंडीशन है 44 प्लस XO कंडीशन है, मतलब एक क्या हो गया, X गुणसूत्र की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, तो नॉर्मली तो हमारे में कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन है, 44 प्लस XO, एक X गुणसूत्र की क्या हो गई, कमी हो गई। तो एक X गुणसूत्र की कमी हो गई तो इसमें कितने बच गए, 45 गुणसूत्र बचे। ठीक है, तो इस कंडीशन में कौन सा रोग होता है, वो है टर्नर सिंड्रोम। कौन सा, टर्नर। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि एक X गुणसूत्र की कमी हो गई तो वो महिला थी, लेकिन उसमें ना X गुणसूत्र कम हो गया तो महिला के गुण कम हो गए, मतलब थोड़े थोड़े कैसे गुण आ गए, पुरुषों वाले गुण आ गए। ठीक है, तो वो नर में कन्वर्ट हो गया, तो टर्न इनटू नर। ठीक है, तो टर्नर। ठीक, तो 44 प्लस XO कंडीशन है, साबुन को सीधा ऐसे देते हैं क्वेश्चन कि 44 प्लस XO में कौन सा रोग होता है, वो है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि 45 गुणसूत्र है तो वो कौन सा रोग होगा, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट है कि 44 प्लस XXY, इसमें क्या होता है, कौन सा रोग होता है, वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इस रोग में क्या हो गया, एक X गुणसूत्र की अधिकता हो गई। ये होता तो क्या है, नॉर्मली क्या होता है, मेल होता है, लेकिन एक X गुणसूत्र की अधिकता के कारण इसमें कुछ कुछ करेक्टर किसके आ जाते हैं, फीमेल के आ जाते हैं। ओके, इतना क्लियर है। तो इसको एक बार वापस से हम देखते हैं, कि ट्राइसोमी 13 तो पटौ सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18 एडवर्ड सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम। ठीक है, 44 प्लस XO कंडीशन है तो कौन सा, टर्नर सिंड्रोम। 44 प्लस XXY है तो कौन सा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ओके, तो शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है कि है ना, अपन को है ना, ये राज्य पुष्प, राज्य पशु, राज्य पक्षी वगैरह इनके नाम, ये कौन कौन से हैं, इनके नाम क्या है। ठीक है, जैसे पिछली बार क्वेश्चन पूछा था कि राज्य पुष्प कौन सा है, तो वो है रोहिड़ा। तो अपन से है ना, वो उसका नॉर्मल नाम पूछने के साथ साथ उसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये साइंस के अंडर में है, ये सिलेबस में। ठीक है, तो राज्य पुष्प क्या है, राज्य पुष्प है रोहिड़ा। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंडुलेटा। क्या है, टेकोमेला अंडुलेटा। राज्य पशु जंगली की श्रेणी में है, वो है चिंकारा। चिंकारा का नाम है गजेला, गजेला। ठीक है, राज्य पशु पालतू पशु की श्रेणी में है, वो है ऊंट। उसका नाम है, ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलिस ड्रोमेडेरिस। क्या है, कैमेलिस ड्रोमेडेरिस। ओके, अगला प्रश्न है राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष आपको पता ही है क्या है, खेजड़ी है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। राज्य पक्षी है गोडावन। गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्या है, कोरिटस नाइग्रिसेप्स। इसको एक बार वापस देख लेते हैं कि राज्य पुष्प कौन सा है, रोइडा। रोइडा का वैज्ञानिक नाम टिकोमेला एंडुलेटा। राज्य पशु चिंकारा, गजेला, गजेला। राज्य पशु पालतू पशु की श्रेणी में वो है ऊंट। ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलिस ड्रोमेडेरिस। नेक्स्ट है राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी। खेजड़ी का नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। राज्य पक्षी कौन सा है, गोडावन। गोडावन का नाम है कोरिटस नाइग्रिसेप्स। ओके, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ। डीआरडीओ
नेक्स्ट है क्या, डीआरडीओ। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है, वो है डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डीआरडीओ का गठन कब हुआ था, वो था 1958 में। ठीक है, तो डीआरडीओ का गठन हुआ था ना, वो 3 संस्थानों को मिलाकर के किया गया था। वो कौन कौन से है, पहला है तकनीकी विकास प्रतिष्ठान TDE, दूसरा रक्षा विज्ञान संगठन DSO, तीसरा है तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय DTDP। ठीक है, तो कौन कौन से 3 संस्थानों को मिलाकर के डीआरडीओ का निर्माण किया गया था, वो है पहला है तकनीकी विकास संस्थान प्रतिष्ठान, दूसरा रक्षा विज्ञान संगठन और तीसरा है तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय। ठीक है, अगला प्रश्न है डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है, तो डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा जा चुका है। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है, वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, तो ये सीधा है ना, कहाँ से पूछा गया था, डीआरडीओ की वेबसाइट से पूछा गया था। ठीक है, तो ये अपन देख रहे हैं, ये जो सभी डीआरडीओ में अपन पढ़ रहे हैं ना, तो ये सब वेबसाइट से लिया गया है। ठीक है, तो मैंने ये वेबसाइट से लिया है। तो डीआरडीओ का गठन कब हुआ था, 1958 में। ये 3 संस्थानों को मिला के बनाया गया था। तो एक तो था तकनीकी विकास प्रतिष्ठान, दूसरा रक्षा विज्ञान संगठन, तीसरा है तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय। ठीक है, डीआरडीओ का मूल वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। ओके, अब इस बार मेरे को ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है कि डीआरडीओ द्वारा जो विकसित की गई है, कौन कौन सी चीज़ें विकसित की गई है, उसको मैच करके अपन को पूछ सकते हैं। ठीक है, ये भी है ना डीआरडीओ की वेबसाइट पे लिखा गया है सीधा हुआ। ठीक है, तो इस बार ये पूछने की बहुत अधिक संभावना है। ठीक है, तो डीआरडीओ द्वारा विकसित मिसाइलें कौन कौन सी है, अग्नि और पृथ्वी क्या है, डीआरडीओ द्वारा विकसित मिसाइलें है। अपन से ऐसे पूछेंगे अग्नि और पृथ्वी क्या है, वो है डीआरडीओ द्वारा विकसित मिसाइलें। अपन को ऐसे पूछ लिया कि तेजस क्या है, तेजस है डीआरडीओ द्वारा विकसित हल्का लड़ाकू विमान। तो तेजस क्या है, वो है हल्का लड़ाकू विमान है। अपन को ऐसे पूछ लिया कि पिनाका क्या है, पिनाका क्या है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। तो पिनाका क्या है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। तो पिनाका क्या है, वो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है, वो है आकाश। ठीक है, तो ये इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार वापस देख लेते हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित मिसाइलें कौन सी है, अग्नि और पृथ्वी क्या है, डीआरडीओ द्वारा विकसित मिसाइलें। तेजस क्या है, वो डीआरडीओ द्वारा विकसित हल्का लड़ाकू विमान। तेजस तो क्या है, हल्का लड़ाकू विमान, जबकि पिनाका क्या है, वो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, आकाश क्या है, वायु रक्षा प्रणाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार वापस आप देख लो कि आकाश है वायु रक्षा प्रणाली है, पिनाका क्या है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, तेजस है हल्का लड़ाकू विमान और अग्नि और पृथ्वी ये क्या है, मिसाइलें है। ओके, अगला प्रश्न अपन देखते हैं, डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन कौन है, वो है डॉक्टर समीर वी कानत। कौन है, डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन है, वो है डॉक्टर समीर वी कानत। डीआरडीओ के पहले चेयरमैन कौन थे, वो थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। तो पहले चेयरमैन तो थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी और जो वर्तमान चेयरमैन है वो है डॉक्टर समीर वी कानत। तो वर्तमान तो है डॉक्टर समीर वी कानत और जबकि जो पहले थे तो वो थे दौलत सिंह कोठारी। ओके, हमारे जो देश के राष्ट्रपति है वो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी डीआरडीओ के अध्यक्ष रह चुके थे। ठीक है, ओके, अगला प्रश्न है इसरो। अब अपन चालू करते हैं इसरो। ठीक है, इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। ठीक है, इसरो का गठन कब किया गया था, इसरो का गठन किया गया था 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन किया गया था। ठीक है, पहले एक संस्था थी इनको स्पार, क्या थी, इनको स्पार नाम की एक संस्था चलती थी, फिर उसको ही आगे चल के क्या बना दिया गया था, इसरो बना दिया गया था। ठीक है, तो इसरो का गठन किया गया था 15 अगस्त 1969 को किया गया था। ठीक है, तो इसरो वाला ये टॉपिक भी हमने ना इसरो की वेबसाइट से लिया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, वो है बेंगलुरु में है। ठीक है, इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है कि इसरो की अन्य इकाइयाँ हैं, मतलब इसरो के अन्य सेंटर है वो कहाँ कहाँ पे स्थित है, ये आपको है ना ऐसे मैच करने में पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है।
ठीक है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है, वह है तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है, ठीक है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में क्या किया जाता है, वो जो लॉन्च व्हीकल होते हैं ना, जिसमें सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, उनका निर्माण किया जाता है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, उसमें क्या किया जाता है, लॉन्च व्हीकल का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है कि UR राव स्पेस सेंटर, वो कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। इसमें सैटेलाइट को डेवलप किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, UR राव स्पेस सेंटर बेंगलुरु में क्या किया जाता है, सैटेलाइट को डेवलप किया जाता है, ओके। अगला प्रश्न है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है, वह है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इसमें क्या किया जाता है, सैटेलाइट और जो लॉन्च व्हीकल है उसको क्या कर दिया जाता है, लॉन्च किया जाता है। तो लॉन्च करने के लिए हमारे पास कौन सा है, वो है श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहीं से है ना हम ज़्यादातर चीज़ों को लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ है, वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, ठीक है, ओके। अगला है रिमोट सेंसिंग के, ये क्या करता है, रिमोट सेंसिंग के आंकड़ों को ग्रहण करता है और उसकी क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ है, हैदराबाद में स्थित है। ये क्या करता है, रिमोट सेंसिंग के आंकड़ों को ग्रहण करता है और उसकी क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, ओके। अगला प्रश्न है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी SAC, वो कहाँ पे स्थित है, वो है अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, ओके। अगला प्रश्न है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है, वो है देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, ओके। अगला है कि लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, ठीक है, कौन सा है, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, ये कहाँ पे स्थित है, ये है वल्लईमाला और बेंगलुरु, ये दो जगह पे स्थित है। ये क्या करता है, क्रायोजेनिक इंजन बनाने का काम करता है, ठीक है। इसको एक बार वापस देख लेते हैं हम कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये अपन इसमें देख रहे हैं कि इसरो की है ना प्रमुख इकाइयों के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। अन्य जो इकाइयाँ है ना उनके बारे में देख रहे हैं। तो पहला है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, वो कहाँ है, तिरुवनंतपुरम केरल में, ये लॉन्च व्हीकल का निर्माण करता है, ठीक है। दूसरा है UR राव स्पेस सेंटर, ये कहाँ पे स्थित है, बेंगलुरु कर्नाटका में, ये सैटेलाइट को डेवलप करता है, उपग्रह जो भेजना होता है ना उसका निर्माण करता है। तीसरा है सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये कहाँ है, श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये क्या करता है, यहाँ से क्या किया जाता है, सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल को क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, ओके। अगला है रिमोट सेंसिंग सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये कहाँ पे स्थित है, ये है हैदराबाद में। कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में। ये रिमोट सेंसिंग के आंकड़ों को ग्रहण और प्रोसेसिंग करता है। नेक्स्ट है कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, वो कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात में है। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, कहाँ पे स्थित है, वो है देहरादून उत्तराखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर कहाँ है, वल्लईमाला बेंगलुरु में है। ये क्या करता है, क्रायोजेनिक इंजन को बनाने का काम करता है, ओके। अगला प्रश्न है इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे विक्रम साराभाई। अभी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वो है S सोमनाथ। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, S सोमनाथ, ओके। अगला है मिशन चंद्रयान-3, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चंद्रयान-3 है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं चंद्रयान-3 को लॉन्च करने के लिए किस प्रक्षेपण यान का यूज़ किया गया, किस लॉन्चिंग व्हीकल का यूज़ किया गया चंद्रयान-3 को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। तो वो प्रक्षेपण यान था LVM-3M4, ठीक है। तो चंद्रयान-3 को लॉन्च करने के लिए किस प्रक्षेपण यान का यूज किया गया, वो था LVM-3 एंड M4, ठीक है। तो चंद्रयान-3 को लॉन्च कब किया गया था, वो किया गया था 14 जुलाई 2023 को, ठीक है। और ये वहाँ जाके लैंड कब हुआ था चंद्रमा पर, वो है 23 अगस्त 2023 को, ठीक है। तो चंद्रयान-3 को लॉन्च तो किया था 14 जुलाई 2023, जबकि ये वहाँ पे लैंड कब हुआ था, ये हुआ था 23 अगस्त 2023 को हुआ था, ठीक है। चंद्रयान-3 का जो लैंडर है उसका नाम क्या है, विक्रम, और जिसका जो रोवर है उसका नाम क्या है, प्रज्ञान, ठीक है। और एक और चीज़ है कि ना चंद्रयान-3 का लैंडर जहाँ पे चंद्रमा पर उतरा था ना, उसका नाम क्या रखा गया है, उस स्थान का नाम रखा गया है शिव शक्ति। क्या रखा गया है, शिव शक्ति रखा गया है, ओके, ठीक है। ये तो हो गया चंद्रयान-3 के लॉन्चिंग व्हीकल LVM-3M4, चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान-3 लैंड हुआ था 23 अगस्त 2023 को। चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम विक्रम और चंद्रयान-3 के रोवर का नाम प्रज्ञान, ठीक है। इतना हो गया। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट मिशन चंद्रयान-3 के बाद इसरो ने किया था आदित्य L1, ठीक है। आदित्य L1, आदित्य नाम से ही अपन को पता चल रहा है ये किससे संबंधित है,
सूर्य से संबंधित है। ठीक है, तो आदित्य L1 को लॉन्च करने हेतु किस प्रक्षेपण यान का यूज़ किया गया है? तो वो है PSLV C57। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो आदित्य L1 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च व्हीकल का यूज़ किया गया है? वो है PSLV C57। PSLV C57 का यूज़ किया गया है। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्चिंग व्हीकल का यूज़ किया गया है? वो है PSLV C57। सॉरी आदित्य L1 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्चिंग व्हीकल का यूज़ किया गया है? वो है PSLV C57। ठीक है, और जबकि चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए किया गया था वो था LVM-3 एंड M4। ठीक है, चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए LVM-3 एंड M4, और जबकि जो आदित्य L1 को लॉन्च करने के लिए है वो है PSLV C57। इस लॉन्च व्हीकल का यूज़ किया गया है। ठीक है, आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया था? तो वो है 2 सितंबर 2023 को। आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था वो है 2 सितंबर 2023 को। कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2023 को। जबकि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो वो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। और ये वहाँ पे लैंड कब हुआ था? ये हुआ था 23 अगस्त 2023 को लैंड हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया आदित्य L1। आदित्य L1 भी इस बार इम्पोर्टेंट है कि ये किससे संबंधित है? सन से संबंधित है। इसको आदित्य L1 को लॉन्च करने के लिए कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल है? वो है PSLV C57। और आदित्य L1 की लॉन्चिंग डेट क्या है? वो है 2 सितंबर 2023। ओके, अगला प्रश्न है कि गगनयान। तो गगनयान एक इसरो का जो प्रोजेक्ट है, इसमें क्या करेगा इसरो? अपने 3 सदस्यों के चालक दल को, ठीक है, 3 सदस्यों के चालक दल को 3 दिन तक, ठीक है, 400 किलोमीटर की कक्षा में प्रक्षेपित करेगा। ठीक है, फिर उन्हें वापस सुरक्षित पृथ्वी पर ले आएगा। ठीक है, तो गगनयान क्या है? एक इसरो का प्रोजेक्ट है जिसमें इसरो क्या करेगा कि अपने जो 3 जो सदस्य हैं उनको 400 किलोमीटर की कक्षा में प्रक्षेपित कर देगा। ठीक है, फिर 3 दिन तक वहाँ पे उनको रखेगा और फिर वापस उन्हें पृथ्वी पर ले आएगा। ठीक है, तो ये मिशन क्या है? गगनयान। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गगनयान में क्या करेगा इसरो? 3 सदस्यों को 3 दिन तक कहाँ 400 किलोमीटर की कक्षा में प्रक्षेपित और वापस पृथ्वी पर ले आएगा। ठीक है, तो इसका जो प्रक्षेपण यान कौन सा है? ये भी क्या कौन सा है? LVM-3 एंड LVM-4। ठीक है, इस प्रक्षेपण यान का यूज़ किया जाएगा। गगनयान में कौन से प्रक्षेपण यान का यूज़ किया जाएगा? गगनयान में किया जाएगा LVM-3 एंड LVM-4 प्रक्षेपण यान का यूज़ किया जाएगा। ओके, अब हम है ना कुछ बायोटेक्नोलॉजी आपके जो बायोटेक्नोलॉजी और क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इससे संबंधित जो टॉपिक है आपके सिलेबस में उससे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि एक जीव से किसी जीन को निकाल करके दूसरे जीव में उस जीन को डाल देना। ठीक है, वही क्या कहलाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के मान लो किसी जीव में ये वाला कोई जीन है जो कोई लक्षण उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला लक्षण है ना अपन को किसी इस जीव में चाहिए, तो अपन ये जीन को निकाल करके इस जीव में डाल देते हैं, जिससे कि इस जीव में भी ये लक्षण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मान लो है ना जीव है A और B, 2 जीव है। ठीक है, 2 जीव है। ठीक है, बी में कोई एक अच्छा लक्षण उत्पन्न है। ठीक है, तो इस अपन को है ना जीव ए में भी वो लक्षण चाहिए, तो अपन क्या करते हैं कि जो बी है उससे इस जीन को निकाल दिया और कहाँ डाल दिया? ए में डाल दिया, तो ए जीव है ना उसमें भी वो लक्षण उत्पन्न हो जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के कुछ है ना महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जो कि पूछे जाते हैं और इस बार भी आने की संभावना है, उनको देखते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, तो अपन देखते हैं सबसे पहले है फ्लेवर सेवर टोमेटो। तो फ्लेवर सेवर टोमेटो ये क्या है? एक जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो है। जीएम का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड। मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब इसमें है ना किसी दूसरे जीव से जीन को डाला गया है, या किसी दूसरे जीव में ये जीन था कोई, उससे निकाल करके इसमें डाला गया है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, तो फ्लेवर सेवर टमाटो है ना उसमें क्या है? ये क्या होता है? अधिक दिन तक फ्रेश रहता है, सड़ते नहीं है। तो फ्लेवर सेवर टमाटो क्या होता है? उसमें एक ऐसा जीन डाला गया है जो कि उसे अधिक दिन तक क्या रखता है? फ्रेश रखता है, उसको सड़ने नहीं देता है। तो ये अपन से सीधा ऐसे पूछा जाता है कि फ्लेवर सेवर टमाटो क्या है? वो ऐसा टमाटर है जो कि अधिक दिन तक फ्रेश रहता है, सड़ता नहीं है। ठीक है, तो अधिक दिन तक हम इसे यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या है? एक विटामिन ए रिच राइस है, इसको भी जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा उत्पन्न किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है? कॉटन की इंसेक्ट रेजिस्टेंट जो वैरायटी है। ठीक है, मतलब
कॉटन है, ऐसा कॉटन है जो कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, मतलब इस पर इंसेक्ट का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको भी जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा उत्पन्न किया गया है। वो है क्या, बैसिलस थुरिनजेंसिस, एक बैक्टीरिया है, उससे एक क्राइजीन को निकाल करके कॉटन में डाल दिया, ठीक है, जिसके कारण ये क्या हो गया, इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो गया। तो बीटी कॉटन भी क्या है, एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि राउंड अप रेडी सोयाबीन। राउंड अप रेडी सोयाबीन क्या है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन है, ठीक। ये क्या होती है, ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड के प्रति क्या होती है, प्रतिरोधी होती है। कौन सी हर्बिसाइड के प्रति प्रतिरोधी होती है, ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड के प्रति रेजिस्टेंट होती है। नेक्स्ट है रोजी। रोजी क्या है, एक ट्रांसजेनिक गाय है, ठीक है। मतलब इसमें ट्रांसजेनिक का मतलब भी क्या होता है, किसी दूसरे जीव से जीन निकल करके इसमें डाल दिया, ठीक है। फिर इसमें मतलब जो लक्षण अपन को चाहिए था ना, वांछित लक्षण, वो इसमें उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो रोजी गाय भी क्या है, एक ट्रांसजेनिक गाय है, ठीक है। तो रोजी गाय के जो मिल्क होते हैं ना, उसमें क्या होता है, अल्फा लैक्टोल्बुमिन की अधिकता पाई जाती है। तो रोजी गाय के मिल्क में कौन से किसकी अधिकता पाई जाती है, वो है अल्फा लैक्टोल्बुमिन की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है डॉली। डॉली क्या है, डॉली का नाम तो अपन आने सुना ही होगा। डॉली क्या है, एक क्लोन भेड़ है, ठीक है, क्लोन भेड़ है, ठीक है। इसका निर्माण किसने किया था, रोजलिन संस्थान जो कि स्कॉटलैंड में है, उसके डॉक्टर इयान विल्मुट ने किया था। डॉली क्या है, एक क्लोन भेड़ है, इसका निर्माण रोजलिन संस्थान स्कॉटलैंड है, उसके डॉक्टर इयान विल्मुट ने किया था, ठीक है। अब इनको एक बार वापस देख लेते हैं। तो फ्लेवर सेवर टमाटो क्या है, ऐसा टमाटो जो अधिक दिन तक फ्रेश रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या है, विटामिन ए रिच राइस है, ठीक है। नेक्स्ट है बीटी कॉटन क्या है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन की स्पीसीज है, ठीक है। नेक्स्ट है राउंड अप रेडी सोयाबीन क्या है, वो है एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन है जो कि ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड के प्रति रेजिस्टेंट होती है। रोजी क्या है, रोजी एक प्रकार की ट्रांसजेनिक गाय है, ठीक है। नेक्स्ट है डॉली। डॉली क्या है, डॉली एक क्लोन भेड़ है, इसका निर्माण रोजलिन संस्थान स्कॉटलैंड में स्थित है, उसके डॉक्टर इयान विल्मुट ने किया था। तो डॉली भेड़ का निर्माण इयान विल्मुट ने किया था। अगला प्रश्न है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपने नाम सुना होगा, मतलब जब भी टीवी वगैरह में दिखाते हैं ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो वो किसके लिए किया जाता है, जैसे कोई मतलब कोई मर्डर वगैरह हो गया तो वहाँ पे ना किसी के बाल वगैरह, अपराधी के बाल वगैरह छूट गए, ठीक है, तो उसको लेकर के जो दूसरे आदमी से मैच किया जाता है, ठीक है। तो उसके आधार पर उसकी मतलब चेक किया जाता है कि ये वही आदमी है या नहीं, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी, वो की थी एलेक्स जेफरीज ने। किसने की थी, एलेक्स जेफरीज ने की थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फादर किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है लालजीत सिंह को। इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फादर किसे कहा जाता है, वो है लालजीत सिंह। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी एलेक्स जेफरीज ने की थी। ओके, अगला प्रश्न है कि सौर वैद्यशाला कहाँ है। ये वाला प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि सौर वैद्यशाला कहाँ है। तो सौर वैद्यशाला राजस्थान में है, फतेह सागर लेक है, उदयपुर में स्थित है, ठीक है। तो सौर वैद्यशाला कहाँ पर है, फतेह सागर लेक, उदयपुर में स्थित है सौर वैद्यशाला। नेक्स्ट प्रश्न है सौर वैद्यशाला कहाँ पर स्थित है। ये वाला क्वेश्चन है ना, पिछली बार भी आया था, उससे पिछली बार भी आया था, ठीक है। सौर वैद्यशाला कहाँ पर स्थित है, वो है फतेह सागर लेक, उदयपुर में स्थित है, ठीक है, सौर वैद्यशाला। नेक्स्ट है कि स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर यानी सुदूर संवेदी केंद्र। राजस्थान में सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ पे स्थित है, वो जोधपुर में स्थित है, ठीक है। राजस्थान में जो सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ पे स्थित है जोधपुर में। स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे स्थित है, जोधपुर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र कहाँ पे बनाया गया है, कोटा में बनाया गया है। डिजिटल प्लेनेटोरियम ये भी कहाँ पे बनाया गया है, कोटा में। डिजिटल प्लेनेटोरियम में क्या करेंगे, उनको जो विद्यार्थी वगैरह होते हैं उनको खगोलीय ग्रहों की जानकारी प्रदान करेंगे, ठीक है। इन दोनों का निर्माण अभी किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र का निर्माण कहाँ किया गया है, वो किया गया है कोटा में। डिजिटल प्लेनेटोरियम का निर्माण किया गया है कोटा में। और सौर वैद्यशाला कहाँ स्थित है, फतेह सागर लेक, उदयपुर में। रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ पे स्थित है, जोधपुर में स्थित है। ओके, आगे चलते हैं। राजस्थान में साइंस पार्क कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए। साइंस पार्क अगर जोधपुर में आपने अगर देखा हो तो ठीक है, वैसे ही साइंस पार्क कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, वो है पहला जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में, ठीक है। उसके आगे है बीकानेर, झालावाड़ और नवलगढ़। इन 7 जगह पे क्या स्थापित किए गए साइंस पार्क, ठीक है।
तो साइंस पार्क कहाँ कहाँ पे स्थापित किए गए हैं? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, झालावाड़ और नवलगढ़, इन स्थानों पर साइंस पार्क स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। ठीक है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पे स्थित है? वो है बीकानेर में। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके ना मतलब हॉर्टिकल्चर का एक स्पेशल से सिलेबस में लिख के रखा है, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पे स्थित है? वो है बीकानेर में। ठीक है, नेक्स्ट है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पे स्थित है? वो है आफरी। आफरी मतलब जोधपुर में स्थित है। ठीक है, तो आफरी कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में। ठीक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी किसे क्या कहते हैं? काजरी। काजरी भी कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में। ठीक है, तो एक तो आपने देख लिया क्या है आफरी, और दूसरा देख लिया क्या है काजरी। तो काजरी और आफरी ये दोनों कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। जबकि आपको ये पूछ ले कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ठीक है, बागवानी संस्थान कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र। तो मसाला बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तबीजी अजमेर में। ठीक है, नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र, खजूर का अनुसंधान केंद्र है बीकानेर में। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र, भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अविकानगर टोंक में। बकरी अनुसंधान केंद्र, बकरी अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? अविकानगर टोंक में। ऊँट अनुसंधान केंद्र, ऊँट अनुसंधान केंद्र है जोहड़बीड़ बीकानेर में। सुकर फार्म, सुकर मतलब किसे कहते हैं? पिग को। ठीक है, तो सुकर फार्म कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है। ओके, अगला है कि डिफेंस लेबोरेटरी राजस्थान में कहाँ है? तो डिफेंस लेबोरेटरी है जोधपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, सरसों के अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सेवर भरतपुर में स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सेवर भरतपुर में स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? वो है सेवर भरतपुर में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? वो है सूरतगढ़ गंगानगर में। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म कहाँ है? सूरतगढ़ गंगानगर। ठीक है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? वो है जोधपुर में। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर में। घोड़ा अनुसंधान केंद्र है बीकानेर में स्थित है। ओके, इसको एक बार वापस देख लेते हैं अपन। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान मतलब हॉर्टिकल्चर वाला कहाँ है? बीकानेर में। केंद्रीय क्या शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी आफरी जोधपुर में, आफरी जोधपुर में। उसके साथ साथ क्या है? काजरी भी जोधपुर में स्थित है। मसाला बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तबीजी अजमेर में है। खजूर अनुसंधान केंद्र है कहाँ है? बीकानेर में है। ऊन भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र है अविकानगर टोंक में है। बकरी अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में है। ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोड़बीड़ बीकानेर में है। सुकर फार्म कहाँ है? अलवर में। डिफेंस लेबोरेटरी है जोधपुर में। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? वो है सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म कहाँ है? सूरतगढ़ गंगानगर में। और ऊन विकास बोर्ड कहाँ है? जोधपुर में। घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जो स्टेथोस्कोप होता है ना, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप वो होता है जो डॉक्टर के गले में लटका हुआ होता है ना, जिससे कि वो मतलब अपने धड़कन वगैरह चेक करता है, तो वो क्या कहलाता है? स्टेथोस्कोप होता है। तो स्टेथोस्कोप वो है ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो है ध्वनि के बहुल परावर्तन के सिद्धांत पर। ये वाला क्वेश्चन पिछली बार पूछा जा चुका है कि स्टेथोस्कोप किस पर काम करता है? तो ध्वनि होती है ना, उसका बहुल परावर्तन मतलब ध्वनि को बार बार, ये कोई जगह है, ठीक है, यहाँ ध्वनि है, तो ये बार बार ऐसे परावर्तित होती जा रही है। ठीक है, तो उस सिद्धांत पर क्या काम करता है? स्टेथोस्कोप काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्पीकर, लाउड स्पीकर, शहनाई वगैरह ये सब किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ये भी ध्वनि के बहुल परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिनेमा हॉल है उसकी छत वक्राकार क्यों बनाई जाती है? सिनेमा हॉल की छत वक्राकार इसलिए बनाई जाती है ताकि वो मतलब ऐसे ध्वनि परावर्तित होकर के सभी को सुनाई दे। तो ये भी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के बहुल परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो स्टेथोस्कोप, शहनाई, लाउड स्पीकर, हॉर्न, सिनेमा हॉल की छत, ये सभी का सिद्धांत कौन सा है? वो ध्वनि का बहुल परावर्तन का सिद्धांत है। ओके, अगला प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर है ना, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है, तो वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि सफ़ेद लाइट को है ना
किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो क्या अपने अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है, ठीक है। यही क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। तो इंद्रधनुष किस सिद्धांत के कारण दिखाई देता है, वर्ण विक्षेपण के कारण। नेक्स्ट है कि सूर्योदय से कुछ समय पूर्व और सूर्योदय के कुछ समय बाद हमें सूर्य दिखाई देता है, ये किसके कारण दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, ओके। नेक्स्ट है कि बादल का गरजना हो गया, बादल गड़गड़ाहट करता है, ठीक है। हम इको इको यानी मतलब हम किसी स्थान पहाड़ वगैरह पे जाकर बोलते हैं तो हमें ध्वनि अपनी वापस सुनाई देती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, इको। हम खाली कमरे में बोलते हैं तो है ना आवाज़ का गूंजना, आवाज़ गूंजती है ना, उसे क्या कहते हैं, अनुरणन। उसे क्या कहा जाता है, अनुरणन, रिवर्बरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो बादल का गरजना हो गया, इको हो गया, या कम बंद कमरे में बोलने पर आवाज़ का गूंजना, अनुरणन रणन, ये सभी भी क्या होता है, ध्वनि के परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो बादल का गरजना, इको और बंद कमरे में बोलने के कारण आवाज़ का गूंजना, ये भी किसके कारण होता है, ध्वनि के परावर्तन के कारण ही होता है, ओके। तो एक बार इसको वापस देख लेते हैं कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के बहुल परावर्तन पर काम करता है, शहनाई लाउड स्पीकर हॉर्न ये भी ध्वनि के बहुल परावर्तन पर, सिनेमा हॉल की छत वक्राकार ध्वनि के बहुल परावर्तन के कारण, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इंद्रधनुष का दिखना वर्ण विक्षेपण के कारण। इंद्रधनुष का दिखना क्या होता है, वर्ण विक्षेपण के कारण। सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्योदय के बाद में सूर्य का दिखाई देना, वो किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। बादल का गरजना बोल दे अपन, बादल का गरजना बोले या इको बोल दे, या बंद कमरे में खाली कमरे में आवाज़ का गूंजना जिसे क्या कहते हैं, अनुरणन, ये भी किसके कारण होता है, ध्वनि के परावर्तन के कारण। हम है ना जो किसी हॉल में ना पेंट क्यों कराते हैं या प्लास्टर क्यों कराते हैं या पर्दे क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि जो अनुरणन होता है ना, मतलब आवाज़ का गूंजना, उसको कम करने के लिए क्या कराया जाता है, पर्दे या पेंट या प्लास्टर कराया जाता है। तो ये क्या करते हैं, ध्वनि है, ध्वनि आई तो यहाँ पे आई तो इसको क्या, ध्वनि को ये अवशोषित कर लेते हैं, जिससे ध्वनि वापस नहीं जा पाती, तो उसका परावर्तन वापस नहीं हो पाता, ठीक है, जिसके कारण आवाज़ गूंजती नहीं है, ठीक है। तो ये क्यों कर किया जाता है, अनुरणन को कम करने के लिए, मतलब ध्वनि के परावर्तन को रोकने के लिए, ओके। अगला प्रश्न है खाने का सोडा, खाने के सोडा का सूत्र है NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। कपड़े धोने का सोडा Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। खाने का सोडा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, जबकि कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, CaOCl2, ठीक है। ये वायु में खुला रखने पे कौन सी गैस देता है, Cl2 गैस देता है, ओके। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4.12H2O, ठीक है। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, ये क्या होता है, एक एंटासिड होता है, एसिडिटी के उपचार में काम में आता है, ठीक है। इसको भी अपन वापस देख लेते हैं, ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो खाने के सोडे का नाम क्या है, NaHCO3, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। कपड़े धोने के सोडे का नाम क्या है, Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOCl2, ये Cl2 गैस देता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4.12H2O, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या है, एक एंटासिड है, एसिडिटी का उपचार करता है। अगला प्रश्न है जूनाटिक रोग, ठीक है। तो जूनाटिक रोग क्या हो, जूनोटिक रोग क्या होते हैं, जूनोटिक, जू का मतलब क्या होता है, पशु, ठीक है। तो मतलब ऐसे रोग जो कि है ना हमारे में पशुओं के माध्यम से होते हैं, ठीक है, पशुओं के माध्यम से मनुष्य में होने वाले रोग क्या कहलाते हैं, जूनोटिक रोग कहलाते हैं, ठीक है। तो मतलब उसके जो कीटाणु है ना, रोग के कीटाणु, वायरस या जो जीवाणु जो भी है, तो रोग के कीटाणु है ना पशुओं के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो जूनोटिक रोग क्या होते हैं, ऐसे रोग जो कि है ना मनुष्य में किसके द्वारा होता है, पशुओं के द्वारा होते हैं, ठीक है। मतलब उस रोगों के रोगाणु हमारे शरीर में किसके द्वारा एंटर कर जाते हैं, पशुओं के द्वारा हमारे शरीर में उस रोग के रोगाणु एंटर कर जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा है ना जूनोटिक रोग वो भी होते हैं जिनका पहले ओरिजिन तो कहाँ हुआ था, पशुओं में हुआ था, मतलब वो शुरुआत में हुए थे ना, वो पशुओं में हुए थे, लेकिन बाद में वो किस में, एनिमल से ह्यूमन में आ गए, मतलब पशुओं से ह्यूमन में आ गए, ठीक है। तो जूनोटिक रोग वो होते हैं कि जो पशुओं के माध्यम से हमारे में आ गए, ठीक है, मतलब पहले ओरिजिन पशुओं में हुआ, फिर हम में आ गए, या फिर है ना पशुओं से हम में आ जाते हैं, ठीक है, मतलब पशुओं से आने वाले रोग सीधा, ठीक है। तो जूनाटिक रोग के एग्जाम्पल क्या है, रेबीज, ठीक है, रेबीज किससे होता है, कुत्ते के काटने से होता है। प्लेग, प्लेग चूहे के काटने से। सार्स,
एड्स पहले पशुओं में हुआ था, ठीक है। कोविड जैसे चमगादड़ वगैरह में हुआ था ना, ठीक है। तो ये सब क्या है, जूनोटिक रोग है, ठीक है, जूनोटिक रोग है। तो ये आपसे पहले पिछली बार पूछा भी जा चुका था कि जूनोटिक रोग के एग्जाम्पल है रेबीज, प्लेग, एड्स, सार्स, कोविड वगैरह, ये सब क्या है, जूनोटिक रोग है। तो अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अपन से इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से हैं, निम्न में से बैक्टीरिया से होने वाले रोग या फिर वायरस से होने वाले रोग, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कुष्ठ रोग किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। टीबी किससे होती है, बैक्टीरिया से। डिप्थीरिया ये भी बैक्टीरिया से। टिटनस ये भी बैक्टीरिया से। न्यूमोनिया ये भी बैक्टीरिया से। गोनोरिया ये भी बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कॉलेरा ये भी बैक्टीरिया से। टाइफाइड भी बैक्टीरिया से। प्लेग बैक्टीरिया से होता है। सार्स ये भी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। ये होते तो प्लेग वगैरह ये होते तो बैक्टीरिया से ही है, ठीक है। लेकिन इसका जो पहुंचाने का माध्यम होता है ना, जैसे वो चूहा होता है, जैसे रेबीज वो होता तो किसी वायरस से, लेकिन उसका जो पहुंचाने का माध्यम होता है वो क्या होता है, कुत्ता होता है, ठीक है। इसलिए आपने उन्हें जूनोटिक रोग कहा था, ठीक, ये याद रखना है। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग आपने देख लिए कौन कौन से थे, कुष्ठ, टीबी, डिप्थीरिया, टिटनस, न्यूमोनिया है, फिर है गोनोरिया, कोलेरा, टाइफाइड, प्लेग, सार्स, ये सब क्या है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग है, जीवाणु से होने वाले रोग है, ठीक है। नेक्स्ट है एड्स, जुकाम हो गया, रेबीज हो गया, पोलियो हो गया, पीलिया हो गया, मम्पस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सभी चेचक हो गया, ये सभी रोग किसके द्वारा होते हैं, वायरस यानी विषाणु के द्वारा होते हैं। तो ये सभी रोग किसके द्वारा होता है, वायरस या विषाणु के द्वारा होते हैं। तो वायरस या विषाणु के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हो गए, वो हो गए कॉलेरा, टाइफाइड, प्लेग, सार्स, एड्स, जुकाम, रेबीज, ठीक है, पोलियो, मम्पस, पीलिया, ये सभी किसके द्वारा होते हैं, वायरस के द्वारा होते हैं, ओके। अगला प्रश्न है कि निद्रालु रोग या स्लीपिंग सिकनेस रोग, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस या निद्रालु रोग, इसे क्या कहते हैं, अफ्रीका का निद्रा रोग भी कहा जाता है। तो ठीक है, निद्रालु रोग है ना, ये किसके द्वारा होता है, ये ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा होता है, ठीक है। तो निद्रालु रोग या अफ्रीका का निद्रा रोग किसके द्वारा होता है, ये होता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट है कि काला अजहर रोग यानी ब्लैक फीवर रोग होता है लेशमानिया डोनोविनी, ये भी एक प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट है मेलिग्नेंट मलेरिया, ठीक है, दुर्दम मलेरिया, ये होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम के द्वारा, किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अपन ने देखा कि निद्रालु रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस होता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के कारण। ब्लैक फीवर होता है लेशमानिया डोनोविनी। मेलिग्नेंट मलेरिया यानी कि दुर्दम मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। ये तीनों किससे होने वाले रोग है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है, ठीक है। तो निद्रालु रोग ट्रिपेनोसोमा, ये पूछा जा सकता है इस बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। तो निद्रालु रोग है, स्लीपिंग सिकनेस है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ब्लैक फीवर है लेशमानिया डोनोविनी, मेलिग्नेंट मलेरिया है वो है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, ठीक है। मेलिग्नेंट मलेरिया है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। ये वाला क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है, ठीक है। ये तीनों किसके द्वारा होने वाले रोग है, ये है प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग, ओके। अगला अपन देखते हैं जो हाथी पाँव रोग है ना, हाथी पाँव एलिफेंटिएसिस रोग किसके द्वारा होता है, वो होता है वुचेरेरिया ब्रैंकअपटाई, किसके द्वारा होता है, वुचेरेरिया ब्रैंकअपटाई। ये क्या है, एक राउंड वर्म है यानी गोल कृमि है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एसिड रेन के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो एसिड रेन के लिए मेनली कौन सी उत्तरदायी गैस है, SO2 और NO2, और कुछ मात्रा में CO2 भी है, ठीक है। ये एसिड रेन के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, वो है SO2 और NO2, और कुछ मात्रा में है CO2, ठीक है। ये SO2 और NO2 गैसें है ना, वातावरण में, वायुमंडल में चली जाती है, ठीक है। और जब बारिश होती है ना, तो ये SO2 मतलब H2O के साथ मिलकर के क्या बना लेती है, H2SO4, और NO2 H2O के साथ मिलकर के क्या बना लेती है, HNO3 बना लेती है, ठीक है, HNO3 बना लेती है, ठीक है। तो ये H2SO4, HNO3 और ये CO2 जल के साथ के मिलकर बना क्या, ये CO2 जल के साथ मिलकर के क्या बना लेती है, ये बना लेती है H2CO3, ठीक है। तो ये H2CO3 हो गया, H2SO4 हो गया, या फिर HNO3 हो गया, ये सब क्या है, एसिड है। ये एसिड है ना, पानी के साथ पे कहाँ आ जाते हैं, पृथ्वी पे आ जाते हैं, ठीक है। और ताजमहल वगैरह जैसी इमारतों का क्षरण इत्यादि पीलापन में ये इनके कारण होता है, ठीक है। तो एसिड रेन के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी है, वो है SO2, ये तो बना लेती है H2SO4, जबकि NO2 है वो बना लेती है HNO3, ठीक है।
ये मेनली उत्तरदायी गैसें कौन सी है, SO2 और NO2, और कुछ मात्रा में है CO2। ओके, अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें मेनली कौन सी है सबसे, वो है CO2, ठीक है। फिर CO2 के बाद में कौन सी है, मिथेन। नेक्स्ट है कि नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र है N2O, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड इसका सूत्र है N2O। नेक्स्ट है कुछ मात्रा में CFC, CO और वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाती है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे उत्तरदायी गैस कौन सी है, वो है CO2। उसके बाद में है मिथेन, उसके बाद में है नाइट्रस ऑक्साइड, फिर CFC, CO और वाटर वेपर, ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिछली सदी में कितना टेम्परेचर बढ़ा है, तो वो है 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये प्रश्न पिछली बार पूछा जा चुका है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिछली जो सदी है उसमें कितना तापमान बढ़ा है, वो है 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, अगला प्रश्न है ओजोन लेयर किस में पाई जाती है, ठीक है। ओजोन लेयर पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, ठीक है। वो क्या करती है, UV रे से हमें रक्षा प्रदान करती है, ठीक है। तो ओजोन लेयर है ना कहाँ पे पाई जाती है, वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ओके, अगला प्रश्न है कि ओजोन लेयर के विघटन के प्रमुख कारण क्या है, वो है पहला सबसे प्रमुख कारण है वो है CFC। CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरो। ओजोन लेयर के विघटन के प्रमुख कारण कौन से हैं, तो उसमें से सबसे पहला कारण क्या है, वो है CFC। CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा है HCFC और तीसरा है CCl4, ठीक है। HCFC का मतलब है हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CCl4 का मतलब है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये है हेलोजन, ठीक है। तो ओजोन के विघटन के लिए प्रमुख उत्तरदायी है CFC, HCFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ये क्या है CCl4 और हेलोजन। ये सभी क्या है, ओजोन के विघटन के लिए प्रमुख उत्तरदायी है। ओके, अगला प्रश्न है ओजोन डे कब मनाया जाता है, वो है 16 सितंबर, ठीक है। तो ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 5 जून को। ओजोन डे है 16 सितंबर, एनवायरनमेंट डे है 5 जून को। नेक्स्ट है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है, वो है नाइट्रेट के कारण। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है, नाइट्रेट के कारण। मिनी माता रोग किसके कारण होता है, HG यानी पारा के कारण होता है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि MM ऑफ HG, ठीक है। नेक्स्ट है इटाई रोग किसके कारण होता है, कैडमियम के कारण। ओके, अगला प्रश्न है कि जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ये शब्द किसने दिया था, ये दिया था वॉल्टर जी रोजन ने। किसने दिया था जैव विविधता शब्द, वॉल्टर जी रोजन ने जैव विविधता शब्द दिया था। अगला प्रश्न है CNG का प्रमुख घटक कौन सा है, तो CNG मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो उसका प्रमुख घटक कौन है, वो है CH4 यानी मिथेन है, ठीक है। अगला है गोबर गैस का प्रमुख घटक कौन सा है, वो भी कौन है, मिथेन है। गोबर गैस का प्रमुख घटक कौन सा है, वो है मिथेन। ओके, आगे देखते हैं हम। ये अगला प्रश्न है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो वसा में घुलनशील विटामिन 4 होते हैं, ठीक है। वसा घुलनशील विटामिन कितने होते हैं, 4 होते हैं, A, D, E और K। ये 4 विटामिन क्या होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। ये 4 विटामिन क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा है, A, दूसरा D, तीसरा E और चौथा K है, ठीक है। ये चारों क्या होते हैं, वसा घुलनशील, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, वसा में अघुलनशील होते हैं यानी पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो आपन से यही पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील कौन से हैं, तो A, D, E, K। ये वाला प्रश्न पिछली बार भी पूछा जा चुका है। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ये ना इन विटामिन का दूसरा नाम देकर भी पूछ सकते हैं कि ये वसा में घुलनशील कौन से है। जैसे विटामिन A का नाम है रेटिनॉल, D का है कैल्सीफेरॉल, E का है टोकोफेरॉल, K का है नेप्टोक्विनोन, ठीक है। तो वसा घुलनशील विटामिन कौन कौन से हो गए, वो है रेटिनॉल हो गए, कैल्सीफेरॉल हो गए, टोकोफेरॉल हो गए और नेप्टोक्विनोन हो गए। ओके, अगला प्रश्न है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग किस, या जिसे क्या कहा जाता है, रीसस शिशु, ठीक है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या फिर जिसे क्या भी कहा जाता है, रीसस शिशु, ये रोग किसके कारण होता है, कब होता है, ठीक है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या रीसस शिशु रोग कब होता है, तो ये होता है कि जब RH नेगेटिव महिला, ठीक है, RH नेगेटिव महिला RH पॉजिटिव पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, ठीक है। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग कब होता है, जब RH नेगेटिव महिला RH पॉजिटिव पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। तो उनका जब पहला बच्चा होता है, ठीक है, पहला बच्चा अगर RH पॉजिटिव हो, पहला बच्चा RH पॉजिटिव हो,
तो उस पहले बच्चे से है ना क्या होता है, RH पॉजिटिव है तो उसमें RH एंटीजन पाया जाता है, ठीक है। ये एंटीजन निकल करके माता के शरीर में आ जाता है, तो माता के शरीर में ये एंटीजन आ गया तो माता के शरीर में क्या बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है उसके खिलाफ। अब पहले बच्चे को तो कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है, उसका सही से नॉर्मल हो जाता है। और फिर जब यदि दूसरा बच्चा भी अगर RH पॉजिटिव होता है ना, दूसरा बच्चा भी RH पॉजिटिव होता है तो उस बच्चे के ना शरीर में क्या होता है, RH की क्या होती है, एंटीजन होती है, ठीक है। और है ना माता के शरीर में क्या बन चुकी है, एंटीबॉडी। और ये तो माता के शरीर से ये एंटीबॉडी इसके शरीर के एंटीजन के साथ जा कर के एग्लूटिनेशन क्रिया कर लेती है, जिससे उस बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस रोग कब होता है, जब RH नेगेटिव महिला का विवाह RH पॉजिटिव पुरुष के साथ हो, इतना पूछ सकते हैं। उसका पहला बच्चा तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उसमें अगर उसका दूसरा बच्चा RH पॉजिटिव हो ना तो उसमें ये दिक्कत आती है। इसको रोकने के लिए कुछ बच्चे के जन्म होने के बाद कुछ मतलब इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है जिससे ये समस्या ना हो, ठीक है। ओके, आगे अपन चालू करते हैं। नेक्स्ट है कि RH फैक्टर की खोज किसने की थी, RH फैक्टर की खोज की थी लैंडस्टीनर और वेनर ने की थी। कब की थी, 1940 में। उन्होंने RH फैक्टर की खोज मक्का का रिसर्च बंदर में की थी, ठीक है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया RH फैक्टर, ठीक है। तो RH फैक्टर की खोज किसने की थी, वो की थी लैंडस्टीनर और वेनर, इन दो वैज्ञानिकों ने की थी RH फैक्टर की खोज। ओके, नेक्स्ट है कि ABO ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो हमारे में जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है ना वो है ABO ब्लड ग्रुप, AB और O, मतलब, ठीक है। तो उसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, ABO ब्लड ग्रुप, AB और O, ठीक है, इन चारों को मिलाकर के शॉर्ट में कहता है ABO ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो उसकी खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर ने। लैंडस्टीनर ने RH फैक्टर की भी खोज की थी और ABO ब्लड ग्रुप की भी खोज की थी। RH फैक्टर की खोज तो उसने की थी 1940 में, जबकि ABO ब्लड ग्रुप की खोज की थी 1900 ईस्वी में की थी, ठीक है। तो ABO ब्लड ग्रुप पहले खोजा गया था, RH फैक्टर बाद में खोजा गया था, ठीक है। तो ABO ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला A ब्लड ग्रुप, दूसरा B, तीसरा AB और चौथा O। ये तो आप सभी को पता ही है। ए ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, A, B, AB एंड O, ठीक है। तो सार्वत्रिक दाता मतलब जो कि सभी को दे सकता है, ठीक है। तो दे सकता है वो वाला कौन सा हो गया, O ब्लड ग्रुप। O ब्लड ग्रुप वाले वो क्या कर सकते हैं, सभी को खून दे सकते हैं, ठीक है। सार्वत्रिक ग्राही मतलब यूनिवर्सल रिसीवर, ठीक है, वो कौन हो गया, AB ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप वाले सभी से ब्लड ले सकते हैं। अगला है इसमें कि है ना जो ABO ब्लड ग्रुप में है ना जीनोटाइप कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के जीनोटाइप होते हैं। मतलब जीन्स होते हैं ना, उसका जीनोटाइप कितने प्रकार के होते हैं, 6। और फिनोटाइप 4 प्रकार के। 4 प्रकार के फिनोटाइप तो हमने देख लिए, AB एंड O, AB और O, ये 4 प्रकार के फिनोटाइप है जो ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। जीनोटाइप में अगर है ना किसी व्यक्ति का जीन में ना IA हो तो उसका ब्लड ग्रुप A होगा, लेकिन IA और I0 भी होना तो भी ब्लड ग्रुप A होगा, ठीक है। IA होने पे ब्लड ग्रुप A, IA और I0 होने पर ब्लड ग्रुप A होगा, ठीक है। उसी तरह से IB होने पे ब्लड ग्रुप होगा B, I0 होने पे ब्लड ग्रुप होगा B, ठीक है। नेक्स्ट है IB होने पे ब्लड ग्रुप होगा AB, I0 होने पे ब्लड ग्रुप होगा O, ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं, IA होने पे ब्लड ग्रुप A, I0 होने पे ब्लड ग्रुप B, A, ठीक है। IA और I0 होने पे A, IB और IB0 होने पे B, IB होने पर के ब्लड ग्रुप होने पे क्या होगा, ब्लड ग्रुप AB और I0 होने पे O ब्लड ग्रुप होगा।